एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। मेरे कोट की जेब में माचिस साइज का ट्रांसमीटर खामोश एटम बम की तरह इस वक्त मेरे पास भी मौजूद था। मैंने फौरन अपनी जेबों को टटोला और कहा, सर मेरी जेब में कोई ऐसी शय नहीं है सर, थैंक यू। और मैं तेजी से कदम उठाता हुआ वैगन के पास आ गया। गर्दन मोड़कर वर्मा साहब को नमस्कार किया। उन्होंने गुल्लक का और चंद लम्हों में वैगन दफ्तर से बाहर निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। अक्टूबर की शाम जल्दी शहर पर छा गई। सड़कों, मकानों, दुकानों और बंगलों में रोशनियां हो रही थी। अगरचे आसमान पर अभी तक गुरूबे आफ्ताब के सूरज की रोशनी मौजूद थी। ट्रेन को दिल्ली ही से तैयार होना था। इसने आध घंटे देर कर दी। मेरी सीट फर्स्ट क्लास में बुक थी। मैंने प्लेटफॉर्म से एक फिल्मी रिसाला खरीदा और अपनी सीट पर नींद दराज होकर इसका मुतालिया करने लगा। कंपार्टमेंट में एक मियाँ बीवी भी आकर बैठ गए। दोनों नौजवान थे और हिंदू थे। लड़की ने गहने पहन रखे थे और माथे पर सुर्ख बिंदी लगी थी। नौजवान ने प्रणाम करते हुए अपना नाम प्रकाश बताया और बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ इसके मैके नागपुर जा रहा है। मैंने इसे सरसरी अंदाज में बताया कि मैं भी नागपुर में अपने बड़े भैया जी से मिलने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैंने इससे कोई बात नहीं की और रिसाले में मुनहमिक हो गया। गाड़ी चलने लगी तो एक मोटा सिख अपने सामान के साथ कुली को गालियाँ देता दाखिल हुआ। वो कुली की तरफ 2 रुपए फेंक कर बोला, नठ जाओ एथो, नहीं ते तेनू गढ़ देंगे। कुली ने 2 रुपए उठाए और बिड़बिड़ाता हुआ नीचे उतर गए। ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो गई। रात को मोटे सिख ने अटैची केस से दारू की बोतल निकाली और इससे शुगल करने लगा। दारू पीकर इसने बोलियां गानी शुरू कर दी। हिंदू पति पत्नी बेचारे सहमे बैठे थे। हिंदू लड़का खामखा हंस हंस कर सिख की हर अच्छी बुरी बात का जवाब दे रहा था। सरदार जी बड़े मूड में थे। मेरी तरफ भी उन्होंने तवज्जो फरमाई और अपने जोड़े को सर के दरमियान बांधते हुए बोले, लाला जी तुम तो बाबू साहब हो, कितने जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से सरदार जी को हैंडल किया, फिर सरदार सो गया। नागपुर का सफ़र काफ़ी लंबा था। बहरहाल किसी न किसी तरह यह सफ़र भी कट गया। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे। मैं इसी रूट पर से गुजर रहा था, मगर इस वक्त मैं अपनी असली हालत में नहीं, एक सिख के भेस में था। नागपुर के बड़े रेलवे जंक्शन पर ट्रेन रुकी तो मैं ब्रीफकेस उठाए बाहर प्लेटफॉर्म पर निकल आया। मेरी निगाहें अपने महकमे के इस आदमी को तलाश कर रही थी जिसकी तस्वीर मुझे वर्मा साहब ने अपने ऑफिस में दिखाई थी। आखिरी शक्ल सूरत का आदमी मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इसने आते ही मुझे प्रणाम किया और बोला, साहिब जी सवारी ले आया हूँ, पधारी। रेलवे स्टेशन के बाहर एक जानिब पुरानी सी गाड़ी खड़ी थी। वो बिठाकर एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। वो सारा रास्ता खामोश रहा। इस वक्त सुबह हो चुकी थी और नागपुर के आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। बाजारों और घरों में जिंदगी के मामूलात आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे। नाश्ता मैंने ट्रेन में ही कर लिया था, शेव भी कर ली थी। शहर से बाहर काफ़ी दूर निकल आने के बाद गाड़ी इंडियन एयरफोर्स के अहाते में दाखिल हो गई। गेट पर गाड़ी को रोका गया। गार्ड्स ने मेरा आईडी कार्ड देखा और गाड़ी को इशारे से अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दी। ये गैर मारूफ सा वीरान एयरपोर्ट था। दाएं जानिब एक बहुत बड़ा हैंगर था। सामने की तरफ एयरफोर्स की 2 वैगनें खड़ी थी। हमारी गाड़ी भी वहां जाकर खड़ी होगी। ड्राइवर अंदर सीट पर ही बैठा रहा। एक जानिब से एक वर्दी पोश गहरी सांवली रंगत वाला आदमी लंबे लंबे ढक बरता हमारी गाड़ी के पास है। झुककर इसने मुझसे आईडी कार्ड तलब किए। मैंने जेब से कार्ड निकाल कर दिखाया। इसने अंग्रेजी में कहा कि मेरे साथ आओ प्लीज़। छोटा सा ट्रांसमीटर इस वक्त भी मेरी जेब में ही था। गोया ये एक एटम बम था जो किसी भी वक्त फट सकता था, मगर मैं अपने आसाब पे काबू रखे हुए था और बड़े एतमाद और यकीन के साथ कदम उठाता चल रहा था। अगरचे कोट की अंदरूनी जेब के अंदर जहाँ ट्रांसमीटर छुपा था, इसके नीचे मेरा दिल किसी वक्त अचानक तेज तेज धड़कने लगा। कुछ फासले पर रनवे पर एयरफोर्स का एक छोटा तैयारा खड़ा था। हम इसी तरफ जा रहे थे। मुझे सिर्फ यही एक डर था कि अगर तैयारे में सवार होने से पहले इन लोगों में से किसी ने मेरी तलाशी नहीं ले ली या डिटेक्टर लगाकर मेरी स्क्रीनिंग शुरू कर दी तो क्या होगा। जहरीला सिगार मैंने ब्रीफकेस में कागजात के नीचे रख दिया था। इसकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि पहली नज़र में इसे देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसमें इंतहाई जर्द जहर भरा हुआ है। अगर यहाँ मेरी जेब में से खुफिया ट्रांसमीटर बरामद कर लिया जाता तो मेरे लिए कोई राह फरार नहीं थी। आखिर ये सोचकर मैं अपने दिल को तसलियाँ देने लगा। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं कह दूंगा कि ये मुझे महकमे की तरफ से दिया गया है, क्योंकि मेरा मिशन ही ऐसा है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये 2 इंजनों वाला बोइंग तैयारा था। अंदर 50 के करीब आदमियों के बैठने की जगह थी, लेकिन अमले के अरकान और मेरे सिवा वहाँ कोई आदमी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, तैयारे में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी नहीं ली गई। पायलट सिख था। इसने मुझसे हाथ मिलाया और अपनी मौजूदगी में तैयारे में सवार कराया। फिर सीढ़ी हटा दी गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और तैयारे ने रनवे पर दौड़ते हुए हवा में उड़ान भरी और फिजा में बुलंद होता चला गया।
मैंने खिड़की में से नीचे देखा, नागपुर शहर के मकानात और कारखानों की चिमनियाँ और पार्कों के दरख्त छोटे होते जा रहे थे। नागपुर हिंदुस्तान के वस्त में है और कन्याकुमारी हिंदुस्तान की जनूबी तुकून की आखिरी बंदरगाह है। एयरफोर्स का बोइंग तैयारा हैदराबाद, दक्कन, बंगलोर और मजवरा के ऊपर से होता हुआ 3.5 घंटे में कन्याकुमारी के बहरिया के एयरपोर्ट की वीरान सी पट्टी पर उतर गया। यहाँ कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे लेने आया था। काली रंगत, गुलाबी आंखें, घुंघरे वाले स्याह बाल, दुबला पतला, छोटी छोटी मूंछें, आंखों में इंतहाई तेज चमक, इसको भी मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई थी। इसने बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। ये मद्रासी था। मैंने इससे मद्रासी में बात की तो वो बड़ा खुश हुआ, हिंदी में बोला, कैप्टन तुमने मद्रासी बोलकर हमारा दिल प्रसन्न कर दिया, प्लीज कम दी। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बानुमा शहर था। आबादी तामल लोगों की थी। मकानों की छतें जनूबी हिंद के मकानों की तरह डहलानी थी। नारियल, ताड़, केले और इमली के दरख्त सड़कों के किनारे और मकानों के आगे आगे उगे हुए थे। मैं इस लैंडस्केप से पूरी तरह आगाह था। मुझे 2 कमरों वाला एक छोटा सा क्वार्टर नुमा मकान दे दिया गया। कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे बड़ी राजदारी से साहिल समंदर से दूर एक जंगल का चक्कर लगाकर इस मकान तक लाया था। ये मकान भी नारियल और केले के दरख्तों के झुंड में छुपा हुआ था। इसके आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन यहाँ तुम्हारे पास कोई नौकर नहीं होगा, मगर तुम्हें हर शय यहाँ पहुँच जाया करेगी। तुम स्नान वगैरह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो मुझसे तामिल में बात करके बड़ा खुश होता था। चुनाचा मैंने भी इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तामिल में बात करने को तरजीह दी। वो चला गया तो मैंने क्वार्टर नुमा मकान के दोनों कमरों का जायजा लिया। कमरे वीरान थे। सिर्फ एक कमरे में बांस के पलंग पर बिस्तर और मसहरी लगी थी। किचन में एक रेफ्रिजरेटर जरूर था। गैस के सिलेंडर वाला चूल्हा भी मौजूद था और कुछ बर्तन भी अलमारी में रखे थे। बाथरूम मुनासिब था। नाथन जब आया तो अपने साथ बिरयानी के एक पार्सल के अलावा मेरे लिए साबुन तो लिए, टूथपेस्ट, खद्दर के कुर्ते पजामे के 2 जोड़, मद्रासी चप्पल और रोजमर्रा की जरूरियात का दूसरा सामान भी लाया था। वो स्याह रंग का पतला सिगार पीता था। इस वक्त वो वर्दी में नहीं था और इसने सफ़ेद कमीज और पतलून चप्पल पहन रखी थी। यहाँ मौसम शुमाल हिंद के मुकाबले में गर्म था। कमरे की छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने अब मुझसे मेरे मिशन के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। कन्याकुमारी में इंस्पेक्टर नाथन वह शख्स था जिसे मेरे मिशन के बारे में पूरी मालूमात मुहैया कर दी गई थी। मैंने कोट उतार के अपने पास ही पलंग पर रखा हुआ था। नाथन बोला, कैप्टन लाओ मैं ये कोट अलमारी में लटका दूँ। बेहतर होगा कि तुम ठंडी पतलून या कुर्ता पजामा पहन लो। मेरा कोट उठाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर खुद ही कोट उठा लिया और कहा, थैंक यू नाथन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। कोट में ट्रांसमीटर था। मैंने कोट को दीवार से लगी पुरानी अलमारी में लटका कर अलमारी बंद कर दी और आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा लिया और नाथन से कन्याकुमारी में आई हुई एटमी आबदोज और इसमें पड़े हुए यूरेनियम के बारे में बातें करने लगा। ये एटमी आबदोज एक खुफिया मुआहदे के तहत रूस ने यूरेनियम के साथ भारतीय बहरिया के हवाले की थी। इस वक्त आबदोज पर सारा अमला भारतीय बहरिया का था और बकौल इंस्पेक्टर नाथन के आबदोज कन्याकुमारी की खाड़ी में अंदर जाकर साहिल के पास खड़ी थी। खाड़ी में पानी के नीचे बारूदी सुरंगें इस तरह बिछा दी गई थी कि अगर दुश्मन की आबदोज या कोई डुबकी कश्ती समंदर के अंदर से आबदोज तक पहुंचने की कोशिश करे तो बारूदी सुरंगों से टकराकर वहीं तबाह हो जाए। ये बारूदी सुरंगें आबदोज से कुछ फासले पर इस जगह बिछाई गई थी जहां खाड़ी का दहाना था और समंदर का पानी खाड़ी में दाखिल होता था। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से पूछा कि इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में दुश्मन के एजेंट किस बेस में कहां कहां मौजूद हो सकते हैं। इसने बताया कि दुश्मन के एजेंट इधर श्रीलंका से निकल कर आते हैं और तकरीबकारी के बाद श्रीलंका के साहिल की तरफ से रोपोश हो जाते हैं। जब से यहाँ रूसी आबदोज आई है, हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। दुश्मन के एजेंट लंका से भाग कर आए हुए तामल शरणार्थियों के भेस में भी इलाके में फैले हुए हैं। नाथन ने बताया कि इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2-1 एजेंट कुलियों की शक्ल में बंदरगाह पर भी काम करते हैं, मगर हमारे पास इनको पकड़ने के लिए ना तो कोई सबूत है और ना हम अभी तक इनकी निशानदेही कर सके। इंस्पेक्टर नाथन बोले जा रहा था और मैं सोच रहा था कि ये एजेंट श्रीलंका के भी हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका ने तैयार करके यहाँ भेजा, क्योंकि श्रीलंका अमेरिका के ज़ेरे असर था और अमेरिका को यह मंजूर नहीं था कि भारत को रूस से एटमी आबदोज और यूरेनियम मिले। इस बात का इम्कान न होने के बराबर था। यहाँ इतनी दूर कोई पाकिस्तानी एजेंट भी सरगर्म अमल हो। अगर ऐसी बात होती तो मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बता दिया जाता। ताहम इसका हतमी फैसला मुझे 11 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान से सिग्नल वसूल होने के बाद ही हो सकता था। मद्रासी इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, तुम्हारी आमद को यहाँ बंदरगाह के हमले से ख़ास तौर से पोशीदा रखा गया है। अब ये तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस भेस में यहाँ दुश्मन एजेंटों का सुराग लगाओगे। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हाई कमांड की तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता मिला है। इस दौरान में आबदोज में मौजूद यूरेनियम को हर हालत में यहाँ से निकाल कर अहमदाबाद ले जाना होगा।
मैंने कुरेदते हुए तामुल जुबान में ही नाथन से पूछा, क्या इससे पहले भी यूरेनियम ले जाने की कोशिश नहीं की गई? नाथन ने सिगार का हल्का सा कश लगाकर कहा, जब से रूस की एटमी आबदोज कन्याकुमारी के साहिल पर लंगर अंदाज हुई है, हमारी एयरफोर्स के 2 तैयारों को सबुताज किया जा चुका है। एक के अंदर टाइम बम रख दिया गया था जो तैयारे के उड़ते ही फट गया था और दूसरे जहाज के इंजन में खराबी पैदा कर दी गई थी जो परवाज से 15 मिनट बाद मजौरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। इन हालात में हम बजरिया तैयारा यूरेनियम ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इस कीमती धात को किसी आबदोज में समुद्री रास्ते या बजरिया ट्रेन ले जाने में भी खतरा है, क्योंकि दुश्मन के एजेंट और तखरीबकार समंदर और रेल दोनों जगहों पर पूरी तरह चौकस है और इस ताक में है कि या तो यूरेनियम को तबाह कर दिया जाए और या इसे चोरी कर लिया जाए। इंस्पेक्टर नाथन ने भी मेरे ख्याल की तस्दीक की कि दुश्मन के एजेंट अमेरिका के खरीदे हुए श्रीलंका के सिनहाली बाशिंदे हैं, जिनकी शक्लें तामिल लोगों से मिलती जुलती हैं और जो तामिल तेलुगु बड़ी रवानी से बोलते हैं। मैंने पूछा, क्या इनमें किसी पाकिस्तानी एजेंट की भी रिपोर्ट मिली है तुम्हें? इंस्पेक्टर नाथन ने अपने काले होंठ जरा से सुकेड़ कर कहा, तुम्हारे हेडक्वार्टर से हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि यहाँ पाकिस्तानी एजेंट भी घुसाए हैं, लेकिन मेरे मुखबरों की इतला के मुताबिक इनमें पाकिस्तानी एजेंट शायद ही कोई हो। ये सब श्रीलंका के सिनहाली तामिल हैं, जिन्हें अमेरिका की मदद से लंका की हुकूमत ने खुसूसी ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा है। इस मद्रासी कस्टम इंस्पेक्टर और जनूबी हिंद के सूबा तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर नाथन को ये इल्म नहीं था कि वो किससे गुफ्तगू कर रहा है। मैंने नाथन से कहा कि मैं एक जेटी मजदूर की हैसियत से बंदरगाह के मजदूरों में घुल मिल जाना चाहता हूँ ताकि इनमें रहकर दुश्मन के जासूसों का खोज लगा सकूँ। इंस्पेक्टर नाथन बोला, तुम बड़े शौक से ऐसा कर सकते हो कैप्टन मेहता, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। हेडक्वार्टर से हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की मोहलत ले सकते हैं। मेरे लिए 15 दिन बहुत थे और फिर मैंने सोचा कि हालात ज़्यादा नाजुक और हसास बनाकर ज़रूरत के मुताबिक मैं मज़ीद मोहलत भी हासिल कर लूँगा। मैंने नाथन से कहा, यह हकीकत मेरे पेश नज़र है इंस्पेक्टर, तुम मेरे ऑपरेशन के लिए ज़रूरी इंतजाम कर दो। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ के मजदूरों जैसे कपड़े ला दूंगा, तुम्हारा रंग महाराष्ट्र के रहने वाले तामिल लोगों जैसा है, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, जबकि तुम तामिल और तेलुगु जुबान भी रवानी से बोल लेते हो। कल ही तुम बंदरगाह के लेबर ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं ये जाहिर करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ जो श्रीलंका में मारे गए थे। तुम अपना नाम वेंकटा बताना, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसके बाद नाथन ने मुझे कन्याकुमारी की छोटी सी बंदरगाह के इस इलाके का हदूद अरबा बताया जो आम शहरियों के लिए ममनुआ इलाका था, और कहा कि मैं दूसरे रोज़ सुबह 8 बजे वहाँ गेट के पास पहुँच जाऊँ और पहरेदार से कहूँ कि मेरा नाम वेंकटा है और मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलना है। जब नाथन चला गया तो मैंने कमरों में ऐसी जगह की तलाशी शुरू कर दी जहाँ मैं अपना ट्रांसमीटर छुपा सकूँ। नाथन भी इंटेलिजेंस का आदमी था, इसकी नज़रें भी उकाबी थी और ज़मीन के अंदर की चीज़ें मालूम कर लेने की सलाहियत रखती थी। इन नज़रों से भी मैं ट्रांसमीटर को बचाना चाहता था। कमरों के फर्श लकड़ी के थे, वहाँ मुझे कोई ऐसी काबिल एतबार जगह दिखाई न दी। किचन का एक दरवाज़ा बाहर जंगल में खुलता था। यहाँ बेतरतीबी से बिखरे हुए नारियल, ताड़ और सुंबल के घने दरख्त थे। ज़मीन पर जंगली घास उगी हुई थी। मैंने एक जगह को चुन लिया और वापस अपने कमरे में आ गया। ट्रांसमीटर को छुपाने का काम रात के अंधेरे में करना चाहता था। कोट की जेब से ट्रांसमीटर निकालकर मैंने बिछोने के सिराने के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। ट्रेन में 2 दिन और 1 रात मुसलसल सफ़र में अच्छी तरह सो नहीं सका था, चुनाचा बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो इंस्पेक्टर नाथन को देखा जो मेरे पलंग के सामने बैठ की आरामदेह कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, कैप्टन अच्छा किया तुमने आराम कर लिया, खुद को ज़्यादा चाको चुबंद महसूस करोगे और बेहतर अंदाज में सोच सकोगे। इंस्पेक्टर नाथन जो इस वक्त भी मुझसे तामिल जुबान में बात कर रहा था, मदारस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और काफ़ी ज़हीन था। मैं जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए गोशाए चश्म से अपने सिराने को देखा कि वो अपनी जगह से खिसका तो नहीं, क्योंकि इसके नीचे ट्रांसमीटर था। मैं तजब्जुब में था। मैं सिराने के नीचे देखना चाहता था, मगर नाथन की मौजूदगी में ऐसा करना खतरे का बाइस था। मैंने जमाई लेकर नाथन से कहा, माय डियर इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे? हलक खुश्क हो रहा है, तुम्हारे यहाँ काफ़ी हवस है। वो जल्दी से उठकर किचन में चला गया। इसके किचन में दाखिल होते ही मैंने सिराने के नीचे हाथ मारा। मेरी जान में जान आ गई। ट्रांसमीटर सिराने के नीचे मौजूद था। नाथन गिलास में पानी ले आया और बोला, तुम्हारे मजदूरों वाले कपड़े ले आया हूँ, वो सामने तपाई पर रखे हुए हैं, और हाँ, तुम्हारे लिए रात का खाना भी लाया हूँ। इस वक्त शाम होने वाली थी, मगर गर्म मौसम की वजह से जंगल में अभी दिन की रोशनी फैली थी। इंस्पेक्टर नाथन कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी नौकरी का सारा बंदोबस्त कर लिया है। वहाँ किसी को नहीं बताया गया कि तुम दरअसल कौन हो। इसमें खदशा था कि दुश्मन को तुम्हारी हैसियत का इल्म न हो जाए, लेकिन नौकर हो जाने के बाद तुम्हें मुझसे दूर ही रहना होगा। तुम्हारी रिहाइश इस मकान के पीछे जंगल में बनी हुई एक झोंपड़ी में होगी, लेकिन तुम जब चाहो इस मकान में भी आ सकते हो। अगर तुम देखो कि हर तरफ खैरियत है तो रात को इसी पलंग पर आकर सो सकते हो,
यहाँ तुम्हें फ्रिज में रात का खाना पड़ा हुआ मिल जाया करेगा, लेकिन रात को तुम यहाँ बत्ती रोशन न करना। इसने मुझे कपड़े दिखाए। ये खद्दर का मैला सा नीम आस्तीन का कुर्ता और धोती थी। चप्पल पहले ही मेरे पास मौजूद थी। इंस्पेक्टर नाथन कह रहा था, तुम्हारे झोंपड़े में तुम्हारी ज़रूरत का मामूली सामान रख दिया गया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। बंदरगाह की खाड़ी में जहाँ हमारी अब दोस्त खड़ी है, वहाँ के चीफ सिक्योरिटी का नाम कोलपटी है। सिर्फ इसको तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया गया है। अगर कभी तुम समझो कि तुम्हारा एटमी अब दोस्त के अंदर जाना ज़रूरी है, तो तुम सिक्योरिटी ऑफिसर कोलपटी से मिलोगे, इसे अपना कोड वर्ड अशोका बताओगे और वो तुम्हें अब दोस्त में अपने साथ अंदर ले जाएगा। इसके अलावा वहाँ जेटी के किसी अमले को तुम्हारी हैसियत नहीं बताएगी। अब मैं जाता हूँ, कल 8 बजे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच जाना। वो चला गया। मैंने इसके जाने के बाद सिराने के नीचे से ट्रांसमीटर निकाल कर अपने खद्दर के कुर्ते की जेब में रखा। गौसल खाने में जाकर गौसल किया। इस वक्त तक शाम हो चुकी थी। फिर फ्रिज से चावल निकाल कर गर्म किए और मछली के साथ खाए। जब रात गहरी हो गई तो मैं किचन के एक भी दरवाजे से निकलकर बाहर दरख्तों में आ गया। किचन के एक भी दीवार के साथ सुंबल के घने दरख्त के गिर्द पत्थर के गोल चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे के पत्थर जगह जगह से हिल गए थे। चबूतरे के पीछे मैंने एक पत्थर को बाहर निकालकर ट्रांसमीटर को इसमें छुपाया और पत्थर को वापस इस जगह पर लगा दिया। इस किस्म की खतरनाक चीज़ के लिए ये जगह बिल्कुल महफूज थी। अगर बदकिस्मती से बरामद हो भी जाती तो मैं ये कहकर इल्ज़ाम से बरी हो जाता कि यह किसी सनहाली एजेंट की कार्रवाई है। दूसरे दिन मैंने मजदूरों जैसे कपड़े पहने और मकान के दरवाज़ों को छोटा सा ताला लगाकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। सारा इलाका खाली खाली था। मेरे बाएं जानिब दूर दरख्तों के तनों के पीछे से कन्याकुमारी के छोटे से कस्बे नुमा शहर के मकान दिखाई दे रहे थे। दाएं जानिब समंदर नजर आने लगा था। कुछ जहाज़ों के मस्तूल और इन पर लहराते झंडे भी नजर आ रहे थे। 2-3 स्टीमर समंदर में साहिल के करीब घूम रहे थे। ये मैरीन सिक्योरिटी के स्टीमर थे। इंस्पेक्टर नाथन के बताए हुए पते के मुताबिक मैं बंदरगाह के मशीकी गेट के पास आकर रुक गया। मैंने अपने बालों को उलझा रखा था। गले में काला धागा था और माथे पर विष्णु के तिलक की 3 सफ़ेद लकीरें डाल रखी थी। धोती को मैंने जनूबी हिंद के मजदूरों की तरह अड़स लिया था। गेट पर मद्रासी पहरेदार स्टेन गन लिए खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसने मुझे डांट दिया कि वापस जाओ, इधर क्या करने आए हो। मैंने हाथ बांधते हुए कहा कि मैं श्री नाथन जी से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं तामुल में बोल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने इसे मेरा पिता बना दिया था। गार्ड ने गेट खोलकर कुछ फासले पर इमली के दरख्तों के साए में बने हुए एक डहलानी छत वाले दफ्तर की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ चले जाओ। मैंने एक बार फिर प्रणाम किया और लेबर ऑफिस के बाहर आकर एक तरफ ज़मीन पर तामल लोगों की तरह पंजों के बल बैठ गया और ज़मीन पर उंगली से लकीरें डालने लगे। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन ज़रूर बाहर आएगा और ऐसा ही हुआ। चंद सेकंड्स गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर नाथन हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो कस्टम ऑफिसर की पूरी वर्दी में था। मैंने जल्दी से उठकर इसे प्रणाम किया और झुक गया। इंस्पेक्टर नाथन ने बेद से दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहिब के पास जाकर अपना नाम लिखवा दो, विंकटर। इधर दारू पीकर गड़बड़ की तो निकाल दूंगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, गड़बड़ नहीं करूंगा महाराज, और मैं लेबर ऑफिसर की तरफ बढ़ा। वहाँ एक सिख लेबर ऑफिसर रजिस्टर खोले बैठा था। इसने मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोला, क्यों ये तू विंकटा है? हाँ महाराज, मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यहाँ अंगूठा लगा वो सख्त बेजार लग रहा था। मुझे पंजाबी जुबान में गालियाँ देने लगे। साले आ जाते हैं चूहों की तरह बिल से निकल के। इंस्पेक्टर नाथन ने हिकमत अमली से काम लेते हुए मुझे खाड़ी के अंदर ड्यूटी पर लगा दिया था। रूसी एटमी आबदोज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। भारतीय बहरिया की 4 मैरीन गार्ड स्टीन गन्ने थामे चारों जाने पहरे पर चौकस होकर खड़े थे। आबदोज से थोड़े फासले पर एक छोटा सा स्टीमर भी जेटी के साथ लंगरअंदाज था, जिसमें से लकड़ी के क्रेट उतारे जा रहे थे। यहाँ काले काले दुबले पतले तामल मजदूर काम पर लगे थे। इनमें से किसी को आबदोज की तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं भी इन मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। दोपहर तक स्टीमर में से बक्स निकाल कर ट्रेलर पर लाते और इन्हें गोदाम तक पहुँचाते रहे, जो खाड़ी के जंगल में दरख्तों के नीचे बना हुआ था। इस दौरान में दूसरे मजदूरों से मेरा तारुफ हो गया। इनमें कोई भी मुझे मशकूक न लगे, मगर अभी तक मैं उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। दोपहर को मैंने जेटी की छोटी सी कैंटीन पर से उबले हुए मोटे चावल और दाल ली और एक तरफ ज़मीन पर बैठकर खाने लगे। दूसरे मजदूर भी इधर उधर ज़मीन पर बैठे हुए अपनी अपनी पोटलियाँ खोलकर भोजन कर रहे थे। किसी ने मुझसे कोई बात न की। दोपहर के बाद मुझे माल गोदाम के फर्श की सफाई पर लगा दिया गया। शाम को छुट्टी हुई तो मैं वापस अपने जंगल वाले मकान के करीब इस झोंपड़ी में आ गया, और जहाँ इंस्पेक्टर नाथन ने मेरे लिए पहले से तैयार कर रखी थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर आग जलाई और चाय के पानी की धुआं खाती पतीली ऊपर रख दी। मेरा क्वार्टर नुमा मकान वहाँ से चंद कदम के फासले पर दरख्तों के अकब में था। जब अंधेरा हो गया तो मैं दरख्तों के पीछे से होता हुआ मकान में आ गया। मुझे बत्ती जलाने से मना कर दिया गया था। खामोशी से किचन में जाकर फ्रिज खोला। इसमें मेरे लिए खाना मौजूद था।
खाना केले के पत्तों में बंधा हुआ था। मैंने इस पार्सल को वहीं रखा और किचन के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है तो खामोशी से बाहर निकलकर सुंबल के दरख्त के चबूतरे के अकब में आ गया। पत्थर निकाल कर देखा, मेरा ट्रांसमीटर अपनी जगह मौजूद था। मैंने पत्थर वापस जमा दिया और जल्दी से किचन में वापस आ गया। चावलों का पार्सल उठाया और अपनी झोंपड़ी में आकर रात का डिनर करने लगा। झोंपड़ी में जमीन पर बोरिया बिछा था और मच्छरों से बचने के लिए इंस्पेक्टर नाथन ने वहाँ एक जालीदार चादर भी रख दी थी। शुरू रात ही से मच्छरों ने इतना तंग किया कि मुझे झोंपड़ी में बैठना मुश्किल हो गया। मजबूरन मैं जंगल वाले मकान पर आकर मसहरी में पलंग पर लेट गया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा दी थी। मच्छरों से निजात मिल गई थी। छत का पंखा चल रहा था। सारा दिन काम करते करते थक गया था, चुनाचा बहुत जल्द नींद आ गई। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।